बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीबियन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। और मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया था, जो कि उसमें से 2-3 जो है वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी अपेयर होना चाह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि आप मिडिल ईस्ट के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स का भी जिक्र कर लिया करें, क्योंकि वो भी कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और फिर वो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी काम आते हैं। और अपार्ट फ्राम दैट वैसे भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, और उस कॉन्फ्लिक्ट से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं पाकिस्तानी की हैसियत से। तो आखिर तक आप मेरे साथ रहिएगा। मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि हम पाकिस्तान में रहते हुए एज अ पाकिस्तानी हम इस कॉन्फ्लिक्ट से क्या सीखते हैं और क्या हमें दर्स मिलता है कि हमें कैसा बिहेव करना चाहिए, वो तो आखिर में आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा लीबिया के हवाले से अपडेट कर दूं कि लीबिया का 2011 में जब मुअम्मर कज़ाफ़ी साहब का तख्ता उल्टा गया था, तो उससे पहले लीबिया का शुमार जो था वो अफ्रीका के तकरीबन उन टॉप के ममालिक में होता था जिनमें लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई था, बहुत अच्छा था, लोग बड़े खुशहाल थे वहाँ पे। लेकिन 2011 में फिर डेमोक्रेसी, जिस तरह अरब स्प्रिंग चला और फिर पूरे के पूरे नॉर्थ अफ्रीका के अंदर और अरब वर्ल्ड के अंदर जो था वो डेमोक्रेसी के लिए एक मूवमेंट्स चलनी शुरू हो गई थी, जो तुनीसिया से स्टार्ट हुई थी और फिर वो आके आखिर में आके वो सीरिया में अटक गई हैं। सीरिया के अंदर फिर वो रेजिस्टेंस आ गई है। लेकिन वो ये आपको लीबिया और इजिप्ट वगैरह ये सारे जो थे वो उसका शिकार बन गए, उस कॉन्फ्लिक्ट का शिकार बन गए। ठीक है। अब पिछले दिनों क्या, शायद पिछले 1-2 दिन में यूनाइटेड नेशंस की जो मॉनिटर्स हैं यूएन में, लीबिया सेंक्शन कमेटीज़ जो हैं उनके, उसके जो मेंबर्स हैं, उन्होंने रशिया पे इल्ज़ाम लगाया है। और ये जो उन्होंने रिपोर्ट अभी उन्होंने पब्लिक नहीं की हुई, लेकिन ये इन्होंने मीडिया हाउसेस को बता दी है, बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस को बता दी है। तो ये आपको मिल सकती है, शायद किसी ने वेबसाइट पे डाल दी हो। ठीक है। तो ये उन्होंने उनको बताई हुई है, और उसके अंदर उन्होंने ये बात बताई है कि वैगनर, जो रशियन वैगनर पीएमसी जो है ना, प्राइवेट मिलिट्री कंपनी, इसके 800 से लेके 1000 तक के मेंबर्स जो हैं वो लीबिया के अंदर इस वक्त सरगर्म अमल हैं। और वो लीबिया के अंदर जो जनरल हफ्तार हैं, उनके खलीफा हफ्तार जो हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये खलीफा हफ्तार जो हैं, अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि लीबिया के अंदर 2 इस वक्त जो है वो वॉरिंग फैक्शंस मेजर जो हैं वो आ रही हैं। एक तो नेशनल गवर्नमेंट एकॉर्ड है लीबिया का, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर फयाज़ अल सिराज जो है वो कर रहे हैं, और ये उनकी बैनुल-अक़वामी तौर पे मानी हुई गवर्नमेंट है लीबिया के अंदर। लेकिन उसके ख़िलाफ़ फिर एक खलीफा हफ्तार साहब जो हैं, लीबियन नेशनल आर्मी की इनको सपोर्ट हासिल है और ये उनको नहीं मानते, ये उनके ख़िलाफ़ सरगर्म अमल है खलीफा हफ्तार साहब। अब ये कॉन्फ्लिक्ट तो बड़ा मैंने आपको छोटा बताया कि एक साइड पे फयाज़ सिराज हैं और दूसरे साइड पे खलीफा हफ्तार हैं। ठीक है। ये दो बातें आप याद रखिएगा। और ये बात याद रखिएगा कि ये जो मिडिल ईस्ट का जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड हैं। हम बैनुल-अक़वामी अमूर पढ़ाने वाले और बैनुल-अक़वामी अमूर पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं, स्टूडेंट्स और टीचर्स जितने भी हैं, वो मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में आके उनको बहुत ज़्यादा ख्वारी करनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसकी मिसाल एक परांदे की है। जैसे कि परांदे के अंदर 3-4-5 लड़ियाँ होती हैं और वो हर एक लड़ी एक दूसरे के अंदर पिरोई गई होती है, और आपको समझ नहीं आती कि कौन सी लड़ी कहाँ से घुस के कहाँ से निकल रही है। ठीक है। लेकिन जब आप उसको आराम आराम से खोलते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि अच्छा जी, ये इसके रूट्स हैं, ये वहाँ से सीधी इस तरह आ रही है। तो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तकरीबन इसी तरह से है कि एक परांदे की तरह बुना हुआ एक कॉन्फ्लिक्ट, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स उसके अंदर हैं, परांदे की तरह बुना हुआ है। आपको समझ नहीं लगती कि ये क्या है जब तक आप उसको गौर से देखने की कोशिश ना करें। तो पहले आप ये 2 चीज़ें जहन में याद रखिएगा कि खलीफा हफ्तार हैं और दूसरे साइड पर फयाज़ अल सिराज है। ठीक है। ये फयाज़ अल सिराज जो है, ये गवर्नमेंट नेशनल एकॉर्ड, जो कि बैनुल-अक़वामी तौर पे तस्लीम शुदा गवर्नमेंट है उनके हैं। ठीक है। और लीबियन नेशनल आर्मी, जिसको कि रेबल आर्मी भी कहा जाता है, क्योंकि वो फयाज़ अल सिराज के ख़िलाफ़ लड़ रही है, उनसे कंट्रोल लेने की कोशिश कर रही है, इस वजह से इसको रेबल फोर्स कहा जाता है। ये खलीफा हफ्तार के साइड पे है। ठीक है। यहाँ से लड़ाई शुरू हो जाती है। अब यहाँ से जब लड़ाई शुरू होती है तो खलीफा हफ्तार के साइड पे कौन कौन से ममालिक खड़े हैं, आप देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट आराम आराम से कैसे फैल रहा है। खलीफा हफ्तार के साइड पे इजिप्ट खड़ा है, जॉर्डन खड़ा है और यूएई खड़ा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वो खलीफा हफ्तार को सपोर्ट कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट नेशनल एकॉर्ड को नहीं मान रहे, फयाज़ अल सिराज को नहीं मानते। फयाज़ अल सिराज के साइड पे कौन खड़ा है, और ये अभी मैंने आपको सिर्फ अरब कंट्रीज़ के नाम बताए हैं। अब वापस आएंगे आपको जो इस रीजन से बाहर के ममालिक है, फिर मैं उनका आपको बताऊंगा कि वो क्या कर रहे हैं। फयाज़ अल सिराज के साइड पे खड़े हैं टर्की खड़ा है,
और कतर खड़ा है। अब टर्की के जो फाइटर्स वहाँ पे लड़ रहे हैं, मज़े की बात है कि वो सीरियन रेबल्स हैं। वो रेबल जो वहाँ पे बशार अल असद के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, उसमें से कहते हैं कि टर्की के जो मर्सिनरीज़ हैं जो फयाज़ अल सिराज के साइड पे लड़ रहे हैं, उनको डिफेंड कर रहे हैं, वो सीरिया से आए हुए हैं और वो सीरियन रेबल आर्मी जो थी वो उसके मेंबर्स भी रह चुके हैं, वो फाइटर्स जो हैं। ठीक है, अच्छा जनाब, फिर इसके बाद खलीफा हफ्तार के साइड पे और कौन सा मुल्क आता है? खलीफा हफ्तार के साइड पे आ जाता है जनाब फ्रांस। फ्रांस खलीफा हफ्तार को सपोर्ट कर रहा है, मतलब फ्रांस उनकी बैनुल अक़वामी एक्सेप्टेड गवर्नमेंट को नहीं मानता। ठीक है, ये एक बात हो गई। कॉन्फ्लिक्ट मज़ीद आराम आराम से थोड़ा फैल रहा है। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और आपको समझने के लिए, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी उनको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो फ्रांस उनके साइड पे खड़ा है। फिर दूसरे साइड पे रशिया भी खलीफा हफ्तार के साथ खड़ा है। रशिया का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यूनाइटेड नेशंस की ये रिपोर्ट आई है जिसने बेसिकली मुझे कन्विंस किया कि मैं इस वाले कॉन्फ्लिक्ट को आज के लिए उठाऊँ और इस पे बात करूँ। ठीक है, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट नेशनल एकॉर्ड जो है उसके साथ इटली खड़ा है। तो मतलब फ्रांस एक साइड पे है, इटली दूसरे साइड पे है, दोनों ईयू के मेंबर्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं। ठीक है, और इटली जो था वो एक कॉलोनियल पावर था लीबिया के ऊपर, लीबिया उसकी कॉलोनी भी रह चुकी है। तो इटली और फ्रांस अफ्रीका के अंदर एक दूसरे के मुखालिफ हैं। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट के डांडे जो है ये आपको कहाँ तक जाते हुए नज़र आते हैं और इन ममालिक के आपस में भी जो दूसरी टेरिटरीज़ के अंदर इंटरवेंशंस हैं वो किस हद तक डीप है और फिर ये अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए वहाँ पे एक दूसरे के मुखालिफ भी खड़े हो जाते हैं। ठीक है ना, और फिर जंग को तूल देते रहते हैं ताकि अपने इंटरेस्ट को जो है वो गेन करें। अपने जितने भी इनके इंटरेस्ट हैं अब्रॉड उनको गेन करने के लिए फिर ये परवाह नहीं करते कि वो रशिया के ख़िलाफ़ भी इटली जा रहा है, या रशिया परवाह नहीं करता कि वो फ्रांस के ख़िलाफ़ भी जा रहा है, वो टर्की के ख़िलाफ़ भी जा रहा है। ठीक है, रशिया और टर्की की तो खैर वैसे ही आपस में चलती रहती है, थोड़ी बहुत जो है वो इनकी होती रहती है, चिंगारियाँ हमें नज़र आती हैं रशिया और फ्रांस की। फिर उसके बाद अमेरिका अब किधर है जनाब? अमेरिका जो है ना वो ओवरऑल लीबिया को मॉनिटर कर रहा है और लीबिया के अंदर अमेरिका सिर्फ़ और सिर्फ IS के ख़िलाफ़ है। बाकी उसका कोई कंसर्न अपेरेंटली नज़र नहीं आता कि वो खलीफा हफ्तार के साइड पे है या वो फयाज़ अल सिराज के साइड पे है। लेकिन वो उसकी जो कोशिश है वो ये है कि जो IS है, ठीक है, उसको एलिमिनेट करूँ मैं कहीं से, वो सर ना उठाए। बाकी ये आपस में लड़ते हैं तो लड़े, कोई मसला नहीं है उसको, लेकिन उसने यहाँ पे नज़र रखी हुई है कि ये IS इस तमाम लड़ाई के बीच में कहीं सर ना उठाना शुरू कर दे, वरना फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ये तो अमेरिका की कंडीशन हो गई। मतलब ये है कि अमेरिका बाकी जितने भी ममालिक हैं वो आपस में लड़ते रहें, मरते रहें, लोगों को मरवाते रहें। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डजंट केयर अबाउट इट। लेकिन उसको सिर्फ मसला ये है कि अगर यहाँ से IS उठता है, क्योंकि फिर IS उसके मफादात पे ज़र्ब पहुँचाएगा इंटरनेशनल जो है, तो फिर उसको वहाँ पे उसको सर नहीं उठाने देना चाहिए। क्योंकि जंग की मिसाल ऐसे होती है जैसे आपके जिस्म के ऊपर ज़ख़म लगा हुआ है, और ज़ख़म पे अगर आप मरहम नहीं लगाएंगे तो उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। और ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, मिलिटेंट एक्टर्स हैं, ठीक है, टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं, दीज आर लाइक इन्फेक्शंस। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पनपते हैं। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके अंदर ये पनपते हैं, ये जरासीम की तरह, और फिर ये आगे जाके फैल जाते हैं। तो उसको तो वो रोकना चाह रहा है। अब आप रशिया के इस स्ट्रैटेजी को देखें, वैगनर जो है, ये वैगनर के अंदर रशिया ने कौन कौन सी ममालिक के लोगों को इन्वॉल्व किया हुआ है? वो मर्सिनरीज़ हैं, वो भी कोई प्योर रशियंस नहीं है। वो जो रशिया के आसपास ममालिक हैं, बेलारूस वगैरह, और इसके ममालिक के फ़ाइटर्स हैं जो कि रशिया यूज़ कर रहा है। यही फ़ाइटर्स रशिया ने सीरिया के अंदर भी यूज़ किए हुए हैं, यही फ़ाइटर्स रशिया कहीं और भी यूज़ कर रहा है। और ये एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है। रशिया कहता है इसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन इसके जितने भी लोग हैं, वो जनरल हफ्तार जब मिलिट्री ऑपरेशंस करता है गवर्नमेंट नेशनल एकॉर्ड के ख़िलाफ़, फयाज़ अल सिराज के ख़िलाफ़, तो अगर उस ऑपरेशन के दौरान जनरल हफ्तार के मिलिट्री व्हीकल्स को या टैंक्स वगैरह हो गए या जितनी भी हथियार इस्तेमाल होते हैं जंग के दौरान, अगर उन हथियारों या उनके लॉन्चिंग पैड्स वगैरह के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर ये उसको रिपेयर का काम करते हैं, उसको जंग के काबिल वापस बनाते हैं ताकि जंग जारी रहे। अब ये वही टैक्टिक्स हैं, अगर आप इस पर गौर करें, जो वाले टैक्टिक्स जिस तरह एलिजिडली कहा जाता है कि
अमेरिका जो है वो इस्तेमाल करता रहा है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपनी प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज़ को जो है वो इस्तेमाल करके, जिसमें कि सबसे ज़्यादा सरफहरिस्त नाम हमारे पास ब्लैक वाटर का था कि वो उसको इस्तेमाल करता था। अब रशिया भी तकरीबन उन्हीं टैक्टिक्स की तरफ आ गया, नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ जो है वो भी रिजॉर्ट कर गया। उसने भी अपनी रेगुलर आर्मी के ज़रिए ये काम नहीं करना, वो भी पसे पर्दा ये काम करेगा जिससे कि लिंक इस्टेब्लिश ना हो सके। लेकिन यूएन की ये रिपोर्ट जो है ये कह रही है कि नहीं, यहाँ पे रशियन सपोर्ट शामिल है, जबकि रशियंस इसको डिनाई कर रहे हैं। ये तो हो गई इस जंग की सिचुएशन। इसके अंदर लीबिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों है इनके लिए, कोई क्यों जाता है और क्यों किसी दूसरे मुल्क में जाके वो लड़ाई लड़ता है। अब लीबिया इनके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? सबसे पहली बात तो ये है कि लीबिया का जो है ना ऑयल रिजर्व्स, वो अफ्रीका में तकरीबन कहते हैं सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स लीबिया के पास है। तो अगर ये ऑयल रिजर्व्स जिसके हाथ लगेंगे वो पावरफुल कंट्री कंसिडर होगी, ठीक है। तो इस वजह से सारे के सारे एक्टर्स जो हैं, इंटरनेशनल एक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। कहीं पे उन्होंने एक पार्टी को एक्सेप्ट किया हुआ है, कभी कहीं पे दूसरी पार्टी को एक्सेप्ट किया हुआ है, और फिर ये नॉन स्टेट एक्टर्स के की आड़ में या उनको सपोर्ट करके अपनी अपनी रिस्पेक्टिव पार्टीज़ जो भी हैं उनको सपोर्ट पहुंचा रहे होते हैं, उनको जिसको कहते हैं कुमक दे रहे होते हैं, ठीक है ना, उनको कुमक देते हैं ये। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो लीबिया के हवाले से है वो ये है कि इसका तकरीबन कोई 2000 किलोमीटर तक की कोस्ट लाइन है, मेडिटेरेनियन के साथ मिलती है, ठीक है। जब ये मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करते हैं तो फिर लोग यूरोप में जाते हैं। अभी जो रिसेंटली माइग्रेंट्स का इशू पिछले 3-4 सालों में काफ़ी ज़्यादा चला है कि अक्सर ख़बरों में कभी कभी आ जाता था कि कश्तियाँ डूब गई, इतने माइग्रेंट्स जो है वो उसमें हलाक हो गए। वो ज़्यादातर जो है इस गेटवे से जाते हैं, सिकंदरिया वगैरह और ये जो इलाके हैं लीबिया के, फिर ये यहाँ से क्रॉस करके निकल जाते हैं आगे, मेडिटेरेनियन को क्रॉस करके यूरोप के अंदर जाते हैं। फिर वो जो पनाहगुज़ीन हैं, माइग्रेंट्स जो हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट से बचना चाहते हैं, वो निकल जाते हैं वहाँ पे यूरोप की तरफ जाते हैं। वो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं जिसको कि यूरोप रास्ते में रोकता भी है, लेकिन फिर भी कुछ निकल जाते हैं, कुछ रुक जाते हैं। इस किस्म की चीज़ें चलती हैं, ठीक है ना। तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है वो बात यह है कि जो लीबिया है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ज़ख़म के अंदर जरासीम पनपते हैं अगर आप ज़ख़म का इलाज ना करें। तो लीबिया के अंदर बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स जिसको कि एक पार्टी भी नहीं चाहती कि वो सर उठाए, वो सर उठाने जा रही है और चली जाती है। ये इस वजह से सारे के सारे एक्टर्स वहाँ पे है, कोई किसी पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, किसी के इंटेंशंस पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा कि आपके इंटेंशंस नेक हैं और आप यहाँ पे इस मुल्क में डेमोक्रेसी और अमन लेके आना चाहते हैं। हर मुल्क दूसरे मुल्क को स्केप्टिकल अंदाज से देख रहा है। वो कहता है कि शायद रूस कहता है अगर मैंने अमेरिका को खुली छूट लीबिया के अंदर दे दी तो शायद अमेरिका वहाँ पे कुछ ऐसा कर दे कि वो लीबिया को कंट्रोल कर ले और फिर मेरे ख़िलाफ़ मेरे स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस मुझे बढ़ाना चाहिए, मेरे ज़्यादा करीब पड़ता है बनिस्बत अमेरिका के, तो मुझे बढ़ाना चाहिए। अमेरिका क्यों यहाँ पे बैठा हुआ है? इसी तरीके से टर्की चाहता है कि उसका स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़े। इसी तरीके से इजिप्ट क्योंकि उसका पड़ोसी है, वो चाहता है कि उसके पड़ोस के अंदर जो है ऐसे हालात पैदा ना हो जिससे कि बाद में इजिप्ट के लिए ऑलरेडी वो ख़तरे में है। इजिप्ट में ऑलरेडी हालात इतने ज़्यादा कोई साजगार नहीं है, लेकिन वो फिर इससे भी ज़्यादा ख़राब जा सकते हैं, ठीक है। फिर जॉर्डन की भी बात, इसी तरीके से फ्रांस है। तो वो सारे जितने भी ममालिक इस अचार के अंदर इस वक्त इन्वॉल्व हैं, हर एक मुल्क जो है वो अपने अपने हिस्से का अपना अपना हिस्सा लेना चाह रहा है, दूसरे को मोनिटर करना चाह रहे हैं कि दूसरा कोई मुल्क जो है वो इस तरह के कोई एक्ट्स ना करे जिससे कि फिर इन जो ममालिक इन्वॉल्व हैं इसके अंदर एक पार्टी को दिस और दैट जो भी पार्टी होती है उसको जब वो सपोर्ट करते हैं तो वो चाहते हैं कि अगर ये पार्टी पावर में रहेगी तो हमारे इंटरेस्ट जो है वो वहाँ पे महफूज रहेंगे, उनका ख्याल रखा जाएगा। अगर ये नहीं रहेगी तो फिर हमारे इंटरेस्ट का ख्याल नहीं रखा जाएगा। तो वो इसलिए कर रहे हैं। अब इससे मैं फाइनली मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो इससे हमें क्या सबक मिलता है। इससे हमें पाकिस्तानी के हैसियत से, एक आम आदमी की हैसियत से, गवर्नमेंट के लिए और एजेंसीज डेफिनेटली उनके तो जहनों में ये सारी बातें होंगी, लेकिन एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से अगर आप देखें तो ओवर द ईयर्स जब ये अरब स्प्रिंग हो रहा था, अरब स्प्रिंग से पहले पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ऐसी सारी मूवमेंट्स जो थी वो उठाई गई जिससे कि मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी आने का मुकम्मल ख़दशा था, लेकिन वो समहाउ मैनेज कर ली गई।
उसको हमारी हुकूमतों ने, हमारी मिलिट्री ने उसको मैनेज कर लिया और वो इंस्टेबिलिटी जो हॉस्टाइल एजेंसीज थी, गवर्नमेंट्स थी, स्टेट एक्टर्स थे पाकिस्तान के लिए, वो उस इंस्टेबिलिटी को जो है वो इस हद तक परवान ना चढ़ा सके जिस हद तक वो फिर लीबिया या इजिप्ट वाली सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर बन जाता। ठीक है, तो हमें एज ए पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने मुल्क के अंदर जितनी भी ये सोशल मूवमेंट्स जो हैं जो हमें नज़र आती है, इस पे हमें थोड़ा सा स्केप्टिकली देखना भी होगा कि इनके आखिर अज़ाइम क्या होते हैं। इसमें से कुछ मूवमेंट्स तो बिल्कुल ठीक होती हैं, वो अपने लिए ठीक बात कर रहे होते हैं, उनके जेन्युइन कंसर्न्स होते हैं, उसको बाद में एड्रेस भी कर लिया जाता है। लेकिन कुछ मूवमेंट्स ओवर द ईयर्स जो चली हैं, तकरीबन आप 2006-07 के बाद देखें जितनी चली हैं, उसके अंदर इंतशार फैलाना जो था मुल्क के अंदर, वो एक सबसे डोमिनेंट फैक्टर था। उनके पीछे जो था वो इंतशार फैलाना इस मुल्क के अंदर सबसे डोमिनेंट फैक्टर था। तो हमें एज अ पाकिस्तानी अपने आप को इस बात से अवेयर रखना है कि अगर कोई एक मूवमेंट उठती है और वो कोई इंतशार फैलाने वाली एक मूवमेंट होती है जिससे कि इंतशार फैलता है सोसाइटी के अंदर, तो खुदा न ख्वास्ता अगर उसको ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली इंतशार फैल जाएगा। तो जब ये इंतशार फैलेगा तो फिर कहानी अल्लाह ना करे फिर ऐसे हो सकती है जैसे कि हम लीबिया के अंदर देख रहे हैं कि अब उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ठीक है, वो जैसे मैंने आपको अमेरिका की बात बताई, वो भी सिर्फ ऊपर से देख रहा है कि जो चीज़ उसको नापसंद है वो सर ना उठाए, IS बाकी बेशक हज़ारों लोग मरते हैं, सैकड़ों मरते हैं, उसको कोई कंसर्न नहीं है इसके साथ, और किसी की गवर्नमेंट भी आती है कोई कंसर्न नहीं है, बस उसको अपने इंटरेस्ट देखने के, ये वाले इंटरेस्ट मेरे महफूज रहें। ठीक है ना। तो ये आज के ये जो था आज का मेरा वीलॉग था, और आई होप कि जिन जिन दोस्तों ने मेरे साथ इस हवाले से कहा था कि मिडिल ईस्ट के किसी कॉन्फ्लिक्ट को कभी कभार मैं एड्रेस कर लिया करूँ अपने वीलॉग्स के अंदर, तो उन्होंने वो फिर मुझे डेफिनेटली अपने कमेंट्स में बताइएगा उनको ये वीलॉग कैसा लगा। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कभी कभार बारी बारी किसी न किसी एक मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट को उठा के उस पर बात कर लिया करें, क्योंकि मिडिल ईस्ट जो है ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट रीजन है, और इसके अंदर ये सारे के सारे ममालिक जो मैंने आपको बताए हैं, ये जहाँ पे भी आपको मिडिल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है, ये ममालिक या एक साइड पे खड़े होते हैं या दूसरे साइड पे खड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पे उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ये एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट का एक प्रोपोर्शन से ज़्यादा बढ़ जाए, मैनेज ना हो पाए, तो फिर ये भी खदशा होता है, हो सकता है कि इन ममालिक के बीच में आपस में कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ बात चली जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा लीथल होगा। आप सबके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी और टॉपिक पे आपके साथ हाजिर हूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।